Why there is a no bidder for ISL tender? Who is more responsible for it? On the surface आपको लग सकता है कि that's because of AIFF's incompetency, but that's not the whole truth. There are some other stakeholders in Indian football ecosystem who are more responsible for ISL failures than AIFF itself. And in this video, we are exactly gonna discuss about those things. We are also gonna expose the deep financial and structural issue within the ISL ecosystem. So let's डीप डाइव इनटू द डिस्कशन. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. तो सबसे पहले बात करें कि भाई आईएसएल के टेंडर के बीड के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया. इवन जो आईएसएल के क्रिएटर है एफएसटीएल कि जो अभी तक आईएसएल को रन कर रहे थे पिछले 11 साल से, उन्होंने भी बीड क्यों नहीं डाला. तो इसका अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहेंगे तो एक ही रीज़न है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी प्रोडक्ट, फील्ड और सेक्टर में कब इन्वेस्ट नहीं करता. उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि जब उनको लगता है कि भाई लेट्स से फॉर 10 to 15 ईयर्स जितना वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसका उनको पोटेंशियली कोई आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता, या फिर उनको नहीं लगता कि हम जो 10-15 साल में इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका कोई हम वैल्यू क्रिएशन एडअप कर पाएंगे या फिर वैल्यू क्रिएशन कर पाएंगे. वो जब उनको उस तरह का एक प्रोजेक्शन पोटेंशियल नहीं दिखता तभी वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से बैक ऑफ करता है. ये हो गया आपका कि क्यों आईएसएल का टेंडर बिड फेल हुआ. दूसरा जो यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन का मेन पॉइंट है कि भाई आईएसएल की ऐसी सिचुएशन क्यों हुई कि भाई किसी को वो पोटेंशियल क्यों नहीं दिख रहा कि हम अगर नेक्स्ट 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू. ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपकी आईएसएल की एक 10-11 साल की एक प्रोडक्ट है, उसको आगे कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करके क्यों लेके नहीं जाना चाहता. तो उसके जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल पीपल है वो है आपके आईएसएल के क्लब्स. इट्स नॉट एआईएफएफ, इट्स नॉट एफएसटीएल. क्यों मैं सब बताता हूँ. पहले एआईएफएफ क्यों नहीं है वो बता देता हूँ. क्योंकि एआईएफएफ का अगर आप सोलली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएसएल से सोचेंगे तो उनका रोल नहीं है. उनको एफएसटीएल से 50 करोड़ मिल रहे थे बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए. आईएसएल में उनका यहाँ पे एज सच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लीग को रन करने में या फिर यहाँ पे क्लबों को यू कैन से कि मॉनिटर करने में एज सच कोई रोल नहीं था पिछले 11 साल में. तो एआईएफएफ को वहाँ पे आप उतना ब्लेम नहीं दे सकते. एफएसडीएल को भी ब्लेम उतना नहीं जाता. उसका ये रीज़न है कि उन्होंने जो यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन थे वो सारे ऑलमोस्ट उन्होंने फुलफिल किए हैं. उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में करने से बैक ऑफ नहीं किए. उन्होंने बेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करके आपको दिया है, प्रोफेशनल लीग क्रिएट करके दिया है. जिस तरह का प्रोडक्ट एक विजिबल आप यहाँ पे मार्केट में रखना चाहते हो वो उन्होंने क्रिएट करके दिया है. पैसा टाइम पे उन्होंने सबको दिया है, क्लब को दिया है, सेंट्रल पूल के थ्रू एआईएफएफ को दिया है. तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन से यहाँ पे कभी भी वो यहाँ पे उन्होंने मिस नहीं किया है. तो उनका भी उतना ब्लेम नहीं है. ब्लेम आता है आपके आईएसएल के क्लबों के ऊपर. एंड मैं जब आईएसएल क्लब्स बोलता हूँ तो उसको आपको 2 सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा. आईएसएल क्लब यानी कि एक तो उनके ओनर, उनका ओनर का भी सेम रोल है जैसा एफएसडीएल वाला है कि उन्होंने भी जितना उनसे 11 साल में इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया गया था, एक क्लब के ओनर ने आई थिंक मिनिमम 200 to 300 करोड़ इन्वेस्ट किया है, वो उन्होंने कर दिया है. देखिए इन्वेस्टर का रोल है कि पैसा इन्वेस्ट करना. अब उस पैसे को वो जो क्लब से उनमें जो लोग उस क्लब को रन कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से यूटिलाइज किया, वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है. वहाँ पे रियल इश्यू है. वो जो हम डीप इश्यू की बात करते हैं ना वो वहाँ पे है. एंड जब आप आईएसएल क्लब की बात करते हो तो उसको भी आपको 2 सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा. एक आपके आईएसएल क्लब में होता है, कोई भी क्लब में होता है स्पोर्टिंग सेक्टर, दूसरा आपका ऑपरेशनल सेक्टर और यू कैन से कि दी मैनेजमेंट सेक्टर. स्पोर्टिंग सेक्टर में कौन कौन लोग आएंगे? आपके कोच आ जाएंगे, असिस्टेंट कोच आ जाएंगे, आपके प्लेयर्स आ जाएंगे, आपके टेक्निकल डायरेक्टर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे. इवन एजेंट्स को भी आप उसी फील्ड में यहाँ पे काउंट कर सकते हो. दूसरा पार्ट है आपका ऑपरेशनल जो सेक्टर है. तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली सीईओ आ जाएंगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाएंगे, टीम मैनेजर आ जाएंगे, ऑपरेशनल मैनेजर आ जाएंगे. ये सारे लोग आ जाएंगे कि जो टॉप पोजीशन पे है. इन सब का ये बड़ा फेलियर है और इनकी बदौलत ये ऐसी हालत में हम पहुँचे हैं कि हम यहाँ पे आईएसएल की कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए उस सेंस में. देखिए आईएसएल जब 2014 में स्टार्ट हुआ तब एक पुश के साथ, एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एंड यहाँ पे लॉट ऑफ मार्केटिंग के साथ स्टार्ट हुआ. पहले 2-3 सीजन में डेफिनेटली वो जो
इन्वेस्टमेंट वो जो सब किया गया, उससे एक आपका माहौल बन गया, एक आपकी यहाँ पे यू कैन से कि मार्केट में हाइप बन गई कि भाई हाँ फुटबॉल में एक ऐसा लीग आया है। बट उसके बाद जो लीग की रियल वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए थी, जो क्लबों की रियल वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए थी और एक जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे ये जो क्लब्स है वो क्रिएट करने में फेल हुए। एंड एक इन्फ्लेटेड मार्केट, एक इन्फ्लेटेड बबल बना के रख दिया कि जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने पॉकेट का सोचा, उन्होंने क्लब का भी नहीं सोचा, उन्होंने क्लब ओनर का भी नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने पॉकेट का सोचा। एंड उसमें ये सारे लोग आ जाते हैं, सीईओ, सीओओ, टेक्निकल डायरेक्टर, कोचेस, असिस्टेंट कोचेस, एजेंट्स, प्लेयर्स, सब इन सब ने एक ऐसा नेक्सस बनाया कि जिसमें भाई सबका कट मनी चलता था, सबका, सिर्फ ओनर का नहीं चलता था। ओनर यहाँ पे पैसा दे देता था और ये लोग सब यहाँ पे मिलजुल के बांट के यहाँ पे आराम से यहाँ पे यू कैन से कि दिखाने के लिए एक लीग रन कर रहे थे। बट उसकी ना तो जेन्युइनली कोई उन्होंने वैल्यू क्रिएट कर पाए उस तरीके से, ना आप व्यूअरशिप बढ़ा पाए, ना आप क्लब के ऐसे यू कैन से कि रेवेन्यू जनरेशन सोर्स क्रिएट कर पाए कि जिससे आपका क्लब सस्टेनेबल हो। इसमें आप देखिए इन लोगों ने क्या किया, इनको पता था कि भाई हमारे जो ओनर्स है, क्योंकि जो रिलायंस यहाँ पे जब 2014 में आईएसएल स्टार्ट किया, सब बड़े बड़े वो इंडिया के कॉर्पोरेट हाउस को लेके आए थे। और आप अभी भी देख लीजिए, गोयनका, जेएसडब्ल्यू, टाटा, इस तरह के लोग भाई आपके यहाँ पे क्लब रन कर रहे हैं। तो इनको पता था कि भाई हमारे जो यहाँ पे ओनर्स हैं उनके पास भाई करोड़ों के वो मालिक हैं, उसमें से अगर उनको एक साल का लेट से 30-40 करोड़ का अगर नुकसान हो रहा है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। इनका ये माइंडसेट था। ये जो लोग क्लब रन कर रहे थे इसमें सब आ जाते हैं, प्लेयर, एजेंट, सब सीईओ, सब इनको लगता था कि भाई इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, इनसे ऐठो पैसे भाई, दबा के बनाओ पैसे, अपने कट करो भाई। तो इन्होंने भाई यहाँ पे सच में जो एक वेल रन क्लब होता है उसकी जो वैल्यू क्रिएशन होती है उसमें ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने भाई सब शॉर्टकट आजमाए। इन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे बेटिंग का भी बोलबाला आ गया, बेटिंग वाली कंपनीज आ गई। तो आपको बताइए कि भाई इन लोगों ने भाई इजी मनी स्पॉन्सर्स के लिए चले गए, ना उन्होंने रियल स्पॉन्सर वैल्यू, ना उन्होंने इस तरह की स्पॉन्सरशिप डील क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो आगे जाके फ्यूचर में जब इस तरह का टाइम आए तो उनको भाई जो एक रिलेशन वो बना हो वो काम आए। अब आप देखिए जैसे ही वो इजी मनी स्पॉन्सर आउट हुए, सडनली भाई क्लब्स रोने लगे हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। आपने बाकी स्पॉन्सर के साथ वो रिलेशन ही नहीं क्रिएट किया। दूसरा कि आप भाई यहाँ पे जो पहले 3 सीज़न में मार्केटाइज करके जो एक ऑडियंस बेस बनाने में कामयाब रहे थे, उनको आपने स्लोली यहाँ पे अपने फुटबॉलिंग परफॉर्मेंस से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई लॉस कर दिया। आप देखिए जो पहले 2-3 सीज़न में जो अटेंडेंस थी, उसके बाद लगातार आईएसएल के क्लबों की अटेंडेंस लोअर ही हुई है, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरा इन्होंने कि भाई जो पूरा पैसा आता था, जैसे मैंने बोला ना कि ये लोग आईएसएल ओनर के जो पैसे हैं वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगाए, ना किसी और तरीके की वैल्यू एडिशन करने में लगाए। उन्होंने फोकस किया कि भाई कैसे ये सब हम मिलजुल के बांट के खाए। तो उसमें एजेंट्स ने भी भाई अपने प्लेयरों की जो है वो एक फेक हाइप बनाई, उनकी क्वालिटी कुछ और लेवल की होती थी, उनकी सैलरी कुछ और लेवल की होती थी, और इन सब ने वहाँ पे कट लिया। ये है रियल रीज़न कि आपका आईएसएल के पिछले 11 साल में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होने के बावजूद भी आपको आईएसएल को अभी एट द मोमेंट कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एंड ये एफएसडीएल को भी पता चल गया। एफएसडीएल को भी पता चल गया कि साला हमने 11 साल में इतना पैसा इन्वेस्ट किया एज ए ऑर्गेनाइजर सब कुछ, तो अभी भाई यहाँ पे कोई हमें क्यों उस तरह का इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है। एंड अब ये जो लोग हैं, ये जो आईएसएल के क्लब्स कि जिसमें मैं जो जितने भी नाम दिए, सीईओज, प्लेयर्स, एजेंट्स, ये सब अब रोना रो रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं, नहीं एफएसडीएल हमें बचा लेगा, नहीं एफएफ को हम बोलेंगे रीटेंडर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी भी आप देखिए जब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हो तब भी इन लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रेडी नहीं है। ये अभी भी उसी चोड़ में घूमते हैं क्योंकि इनको भाई एक इजी मनी मिल गया है। अब उनकी जो एक यहाँ पे हार्डवर्क करके एक जो रियल वैल्यू क्रिएशन में जो यहाँ पे मेहनत लगती थी वो अब ये नहीं कर पाएंगे। इसमें ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व है और इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आईएसएल एट द मोमेंट नहीं होता है, मैं सिर्फ आईएसएल की बात कर रहा हूँ, अगर आईएसएल नहीं होता है तो इन सबको भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इनको जो यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइजेस पे सैलरी मिल रही थी वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं, एजेंट्स, सीईओज, उनको भी भाई उनके काम के अगर आप तुलना में बात करेंगे तो वो जितनी सैलरीज अपने क्लब से लेते थे
उनके रिटर्न में भाई उनका कोई ऐसा काम नहीं था कि जिससे उन्होंने क्लब का कुछ यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा दिया हो या फिर क्लब को प्रॉफिट में ला दिया हो। तो इन सब को अब सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और इन अ वे अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये जो आईएसएल का एक ओपन टेंडर प्रोसेस हुआ ये अच्छी बात है, ताकि इन लोगों को भाई यहाँ पे एक्सपोज हो सके कि हाँ भाई ये आपकी गलतियों की वजह से आईएसएल की हालत हुई है, कि भाई 11 साल में आईएसएल की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बनी कि जिससे भाई इन्वेस्टर को लगे कि हाँ भाई हमें इस लीग में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दे आर द मेन कल्परिट फॉर दिस आईएसएल फेलियर रादर देन एआईएफएफ और इवन एफएसडीएल, बिकॉज एफएसडीएल ने अपना काम कर दिया था। एआईएफएफ को आप ब्लेम कर सकते हो उन 50 करोड़ के लिए जो उनको हर साल मिलते थे, उनको जो ग्रास रूट यूथ लेवल पे जिस तरह से इन्वेस्ट करने चाहिए थे वो शायद उन्होंने नहीं किए हो, वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। बट आईएसएल की इस हालत तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा यहाँ पे लोग रिस्पॉन्सिबल है वो ये लोग हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे बिहाइंड द सीन अभी भी आप देखिए कि जब आपके ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तब भी लोग या तो एआईएफएफ को ब्लेम करेंगे या तो एफएसडीएल को करेंगे। बट जो रियल लोग हैं, जो प्लेयर्स, एजेंट्स, सीईओस और जो क्लब को रन करने में जो लोग इन्वॉल्व है उनको लोग अभी भी यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे। दैट इज़ द रियलिटी, दिस इज़ हार्ड कोर ट्रूथ दोस्तों। और ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं सरप्राइजिंगली। जब आप इनसे बिहाइंड द सीन बात करते हो दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस, बट दे डोंट वांट टू चेंज। सो दिस इज़ द रियलिटी। आई होप कि आपको कुछ बेटर आइडिया मिला होगा कि वाई वी आर इन दिस सिचुएशन ऑफ आईएसएल की जहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड उम्मीद भी मेरे को नहीं है कि भाई ये जो हमने पॉइंट हाईलाइट्स किए ये आगे जाके फिक्स होंगे। आई थिंक जैसे मैंने बताया ना कि ये कोई ना कोई किसी को बेवकूफ़ बना के ये फिर से अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बट अगर सच में आईएसएल को एंड इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना है देन दिस कोर्स करेक्शन इज नीडेड एंड दिस रिसेट ऑफ इंडियन फुटबॉल की, जहाँ पे इतनी चीज़ें सब इन्फ्लेटेड चली गई है। इधर आपका वैल्यू क्रिएशन में वो इन्फ्लेशन नहीं आया है। आप इन्फ्लेटेड होते उस टाइम पे अगर आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही होती, आपकी फुटबॉल क्वालिटी बढ़ रही होती तो वो जस्टिफाइबल था, बट वो नहीं हुआ है। एंड दैट्स वाई दिस इज द बिगेस्ट इशू। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड फॉर मोर सच अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।